नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे वुड का घोषणा पत्र जो 1854 में आया था। ये महत्वपूर्ण नोट्स है जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1833 से 1853 की अवधि को शिक्षा के अंग्रेजीकरण की अवधि कहा जाता है। यानी कि इस समय अंग्रेजी शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा था। बेंटिक की सन 1835 की विज्ञप्ति ने अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार की शिक्षा नीति बताया। इस नीति को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए लोक शिक्षा समिति ने अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए संस्थाओं का नवनिर्माण किया। सन 1833 के आज्ञा पत्र ने भारत के द्वारा सभी देशों के मिशनरियों के लिए खोल दिए थे। अतः अंग्रेज मिशनरियों के अलावा अन्य देशों के मिशनरियों ने भी भारत में अंग्रेजी की शिक्षा के लिए मिशन स्कूल और कॉलेज की स्थापना की। इन सब कार्यों के फलस्वरूप सन 1853 के अंत तक भारत में अंग्रेजों के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का आधिपत्य हो गया। इस विषय में श्रीधर नाथ मुखोपाध्याय ने लिखा है, शिक्षा छनाई सिद्धांत का बोलबाला रहा, जन शिक्षा असंभव गिनी गई एवं देसी शिक्षा कुचल दी गई। पाश्चात्य शिक्षा का आदर बढ़ा, प्राच्य शिक्षा निरर्थक मानी गई, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ, संस्कृति एवं लोक भाषाएं निकम्मी ठहराई गई। यानी कि इस समय अंग्रेजी शिक्षा को अधिक बढ़ावा दिया गया और जबकि प्राचीन शिक्षा और जो देसी शिक्षा थे उसे निकम्मा बताया गया, यानी कि निरर्थक बताया गया, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। आदेश पत्र का मूल्य कारण क्या था? सन 1853 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन का अवसर आया, यानी कि उसमें परिवर्तन का समय आया। इस अवसर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाए। इस विचार से प्रेरित होकर पार्लियामेंट ने एक जांच समिति की नियुक्ति की और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपना सुझाव देने का आदेश दिया। इस समिति के सुझाव के आधार पर कंपनी के संचालक ने 19 जुलाई सन 1854 को एक आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा की नीति का प्रकाशन किया। उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सभापति थे। अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर वुड का आदेश पत्र कहा गया। चार्ल्स वुड के नाम पर ही इसे वुड का आदेश पत्र के नाम से जाना जाता है। यह 100 अनुच्छेद का लंबा लेखा पत्र है जिसमें भारतीय शिक्षा के अंग प्रत्यंगों पर विचार किया गया है। अब क्या सिफारिशें की गई इस आदेश पत्र में, इस चीज को हम देखेंगे। पहला है शिक्षा का उत्तरदायित्व। आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। इस उत्तरदायित्व को पुनीत करते हुए बताते हुए आदेश पत्र में कहा गया, अनेक महत्वपूर्ण विषय में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता जितना कि शिक्षा यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। उद्देश्य क्या था? 4 उद्देश्य था। भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक विकास करना था। दूसरा, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराकर उनका भौतिक समृद्धि करना था। तीसरा, भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना लक्ष्य था यहाँ पे, और भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता देना था। यह शिक्षा का उद्देश्य था। पाठ्यक्रम। आदेश पत्र में अरबी, फारसी और संस्कृत को उपयोगी बताते हुए उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया, यानी कि यहाँ पर अरबी, फारसी और संस्कृत को भी स्थान दिया गया है। किंतु
भारतीयों के लिए यूरोप के समुन्नत कला, कौशल, विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अधिक उपयोगी बताकर पाठ्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया गया था। आदेश पत्र ने घोषित किया था कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। अब अगला देखते हैं पॉइंट, शिक्षा का माध्यम क्या था। आदेश पत्र ने अंग्रेजी के समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी को और अन्य व्यक्तियों के लिए देसी भाषा को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया, यानी अंग्रेजी और यहाँ पर देसी भाषा। इस प्रकार अंग्रेजी और देसी भाषाएं दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए आदेश पत्र ने यह आशा प्रकट की हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और भारत की देसी भाषाओं शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ साथ देखने की आशा करते हैं। क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना अगला पॉइंट है। आदेश पत्र में यह मत प्रकट किया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए। तो सबसे पहले देसी प्राथमिक विद्यालय, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल, फिर उसके बाद हाई स्कूल आता है, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय। छठा पॉइंट है शिक्षा विभागों की स्थापना। आदेश पत्र ने सुझाव दिया कि प्रांतीय बोर्ड और शिक्षा समिति को भंग करके भारत के 5 प्रांत पंजाब, बंगाल, मुंबई, मद्रास और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इस विभाग के संचालन का संपूर्ण भार लोक शिक्षा संचालक पर रखा जाए। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय की स्थापना। आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। जन शिक्षा का विस्तार। आदेश पत्र में यह निसंकोच रूप से स्वीकार किया गया कि कंपनी ने निस्यंदन सिद्धांत का अनुसरण करके जनसाधारण की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की है। अतः आदेश पत्र ने यह सिफारिश की कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूल की स्थापना करे, देसी विद्यालय का सुधार करे और मेधावी एवं निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करे ताकि उनको निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले। अगला पॉइंट है सहायता अनुदान प्रणाली। आदेश पत्र ने भारत में जन शिक्षा कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली को प्रचलित करने का सुझाव दिया था। उसने यह भी सुझाव दिया कि भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अध्यापक के वेतन आदि के लिए भी अलग अलग अनुदान दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है अध्यापकों का प्रशिक्षण। आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापक को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं की शिलान्यास किया जाएगा। आदेश पत्र में कहा गया कि छात्रों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्ति एवं शिक्षक को उचित वेतन देकर शिक्षा के व्यवसाय को आकर्षक बनाने की चेष्टा की जाए। अगला पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। आदेश पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा करते हुए कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूल और कॉलेज की सृष्टि किया जाए, निर्माण किया जाए जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसाय की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिले उनको। अगला पॉइंट है स्त्री शिक्षा। आदेश पत्र में यह सिफारिश की गई कि स्त्री शिक्षा को उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए। आदेश पत्र में उन व्यक्तियों की सराहना की गई जिन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया था। अगला पॉइंट है मुसलमानों की शिक्षा। मुसलमानों की शिक्षा उस समय पिछड़ी हुई दशा में थी, अतः उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि कंपनी के अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि उस समय उनकी शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई थी।
अगला पॉइंट है प्राच्य साहित्य व देशी भाषाओं को प्रोत्साहन। आदेश पत्र में यह इच्छा अचरबद्ध की गई कि प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त उसमें यह इच्छा भी लिपिबद्ध की गई कि देशी भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए। उनके लेखकों को उत्तम पारिश्रमिक दिया जाए और पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषा में अनुवाद कराया जाए। अगला पॉइंट है शिक्षा व रोजगार। आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दिया जाए, यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हीं को ही सरकारी नौकरी यहाँ पर दिया जाएगा। आदेश पत्र की इच्छा थी, जो बात हम चाहते हैं वह यह है कि यदि सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवार की अन्य योग्यताएं समान हो तो उस व्यक्ति की तुलना में जिसने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है उस व्यक्ति को वरीयता दी जाए जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, यानी कि सरकारी नौकरी उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिन्होंने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। ये महत्वपूर्ण नोट्स था, यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।